हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 18 अक्टूबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बच्चों 18 अक्टूबर के 10 नए करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और इसी के साथ साथ 3 से 4 ललन टॉप प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, जो ये कुछ सप्ताह या कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं, जिनका हम साथ साथ रिवीजन करेंगे ताकि आप सभी करंट अफेयर भूलें ना। और इसी 10 नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ जीके जीएस प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे ताकि आपकी जीके जीएस भी तैयार होती रहे। तो इतनी क्लास को सॉल्व करने के लिए लगभग इसमें 70 से 75 क्वेश्चन हो जाते हैं और इतनी क्लास को सॉल्व करने के लिए आप सभी हमारे साथ 25 से 30 मिनट बने रहेंगे, ठीक है। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में UNHCR के वर्ष 2024 के नानसेन पुरस्कार से सम्मानित दीप्ति गुरंग का संबंध किससे है? तो ये नेपाल की हैं। इसकी अगर व्याख्या देखें तो नानसेन शरणार्थी पुरस्कार, यह पुरस्कार की शुरुआत करी जाती है 1954 में। अब पूछे कि यह पुरस्कार प्रदान कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यानी जिसे कहते हैं UNHCR के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इस संस्था की स्थापना करी जाती है 1950 में और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? जेनेवा में है। और अभी जो है नानसेन शरणार्थी पुरस्कार कितने महिलाओं को दिया गया है? तो 5 महिलाओं को दिया गया है। 2024 में 5 महिलाओं को दिया गया है। 5 महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली हैं सिस्टर रोसिता, ब्राज़ील की हैं। मैमुनाबा बुर्किना फासो की हैं। नाडा फडोल सूडान की हैं। और दीप्ति सुरंग कहाँ की हैं? नेपाल की हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। और जिन ताबोत कहाँ के हैं? ये सीरिया की हैं। तो 5 महिलाओं को नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं सूर्य किरण अभ्यास किसके बीच होता है? तो यह इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। इंद्रधनुष सम्मेलन, यह जो है LGBTQ समुदाय के, यानी कि जो जैसे लेस्बियन होता है, मतलब लड़की लड़की से प्यार करता है, लड़का लड़का से करता है, तो इस प्रकार का जो एक सम्मेलन होता है उसे बोलते हैं इंद्रधनुष सम्मेलन, ठीक है। तो यह किस समुदाय के लिए होता है? तो LGBTQ+ समुदाय के लिए जो है यह सम्मेलन होता है। और इसका आयोजन अभी कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन पहली बार ही शुरू हुआ है और कहाँ किया गया है? तो नेपाल में। हाल ही में मध्य पूर्व पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो इटली ने किया है। मध्य पूर्व जो देश हैं, मतलब मध्य पूर्व जो ये संकट का मतलब है, जो इजराइल, लेबनान, सीरिया, ये सभी वाले देशों जो देश होते हैं उन्हें मध्य पूर्व देश कहा जाता है, ठीक है। 2026 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे हुआ है? तो यह इटली में हुआ है, मतलब इटली में होगा। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ है? तो रूस की अध्यक्षता में, जिसमें 5 नए देश भाग लिए थे। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE ने इसमें भाग लिया था। हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो देश के रूप में पूछे तो किर्गिस्तान, और वहीं UT के रूप में पूछे तो हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है लद्दाख। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह दीव में प्रारंभ हुआ है। और इस खेल में पहला स्थान पूछे किसको मिला है? तो मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। दूसरा प्रश्न हमारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में USA ने कहाँ थार्ड रक्षा प्रणाली तैनात करने की घोषणा की है? तो इजराइल में की है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इजराइल में जो है विभिन्न देशों के द्वारा इस पर आक्रमण किया जा रहा है। तो इसीलिए जो थार्ड है, जिसका फुल फॉर्म होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस, तो यह जो है वायु रक्षा प्रणाली किस देश का है? तो USA का है। और इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है हवा में रक्षा करने वाली प्रणाली। मान लीजिए ये थार्ड एक सिस्टम मैंने यहाँ पे लगा दिया। कोई बाहरी देश जो है, मान लीजिए ईरान पे जो है इजराइल पे अटैक कर रहा है, ठीक है, तो ये थार्ड से एक मिसाइल निकलेगा और जो इधर से मिसाइल आ रही है इसको हवा में ही क्या कर देगा? मार देगा, ठीक है। तो अभी थार्ड को देने की घोषणा किसने करी है? USA ने। किसको देगा? तो यह इजराइल को देने वाला है। इजराइल के पास भी वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। तो इजराइल के पास कौन सा है? तो यह है आयरन डोम, क्योंकि इजराइल के ऊपर ईरान, ऊपर से लेबनान, और यहाँ पे इसी के अंदर जो है 2-3 आतंकी संगठन है, जैसे हिजबुल्ला है और इसके बाद 2-3 और संगठन है आतंकवादी। तो ये चारों तरफ से इसके ऊपर अटैक हो रहा है। तो इसी वजह से USA ने अपना वायु रक्षा प्रणाली थार्ड जो है इजराइल को दे दिया है। और खुद जो इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम है उसका क्या नाम है? उसका नाम है आयरन डोम। और इंडिया के पास अगर पूछे कौन सा वायु रक्षा प्रणाली है, तो समर है। और इस समर में अगर पूछे कौन सी मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें आकाश मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा। इसकी क्वालिटी है
हवा से सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। तो आकाश मिसाइल कैसी है? सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। भारत के पास एक और वाइड एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ये कम दूरी का है, यानी कि यह एरिया ज़्यादा कवर नहीं करेगा। तो भारत में 2 हैं। रूस में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है S-400, जिसे ट्रायम्फ भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का किसने अपने देश में प्रवेश करने से प्रतिबंध लगा दिया है? तो इजराइल ने ऐसा किया है। किसे? तो यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं, जिनका नाम एंटोनियो गुटेरेस, इनको जो है इजराइल ने अपने देश में आने से प्रतिबंधित कर दिया है। इजराइल की राजधानी का नाम है तेल अवीव, यहाँ की मुद्रा का नाम है न्यू शेकल, और इजराइल की जो संसद है इसे नेसेट कहते हैं, और यहाँ की जो खुफिया एजेंसी है उसे मोसाद कहते हैं। हाल ही में चादुम्बी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो असम में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो इंद्रमणि पांडे जी हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो यह हुई है सिंगापुर में। इसकी व्याख्या देखेंगे, भारत आसियान इसके बीच जो है ट्रैक 1 साइबर नीति पर जो है वार्ता हुई है, और इस वार्ता का उद्देश्य क्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइबर आया है, तो साइबर क्राइम को रोकना इसका उद्देश्य है। और भारत और आसियान की जो यह बैठक हुई है किस देश में हुआ है? तो यह सिंगापुर में हुआ है। ठीक है, और इसमें जो ट्रैक 1 लिखा है इसका क्या मतलब है? तो ट्रैक 1 का मतलब होता है कि इसमें जो है गवर्नमेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट से बात करती है, यानी भारत गवर्नमेंट होगा और जो आसियान गवर्नमेंट होगा, इन सभी के बीच जो है किसको लेकर बात होने वाली है? तो साइबर क्राइम को कम करने के लिए यह बात करी जा रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के बीच बात हो तो उसे ट्रैक 1 कहा जाता है। और अगर पूछे कि भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया है? तो विदेश मंत्रालय ने इसमें भाग लिया है। अब देख लेते हैं आसियान कंट्री, इसकी स्थापना कब होती है? तो आसियान की स्थापना होती है 1976 में। कब होती है? 1976 में होता है, थोड़ा सा 1967 में। ठीक है, 1976 में होता है। और इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ पे है? तो आसियान का मुख्यालय है 1967 है। ठीक है, कब है? तो 1967 में आसियान का स्थापना होता है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। और इसमें आसियान में 11वां जो देश शामिल हुआ था उसका क्या नाम है? तिमोर लेस्टे है। अभी जो है आसियान की बैठक अगर पूछे 2024 में कहाँ पर हुई थी? तो आसियान की बैठक हुई थी लाओस में। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यूएई में किया गया था। कहाँ पर? यूएई में किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मनोज मुकुंद नरवाणे। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता अगर पूछे किसने करी थी? तो भारत ने करा था। और इसी 46वें सत्र की अध्यक्षता में भारत में 43वां विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया था, जिसका क्या नाम था? मोइदम। तो इसी मोइदम को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया। और भारत का नवीनतम पूछे विश्व धरोहर कौन सा है? तो मोइदम है। और यह स्थान कहाँ पे है? तो यह है असम में। हाल ही में देश के शहर से स्वच्छ प्रदेश का हाल ही में देश का स्वच्छ प्रदेश का सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो भी अगर बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में प्रदेश में पहला स्थान किसको मिला है? तो मध्य प्रदेश को मिला है। और वहीं अगर शहर में पूछे कि पहला स्थान किसको मिला है? तो शहर में इंदौर और सूरत को मिला है। और अगर पूछे कि प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र को पहला स्थान स्वच्छता में मिला है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 17 अक्टूबर को। इसकी अगर व्याख्या देखें तो गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार मनाने की घोषणा 17 अक्टूबर 1987 को पहली बार किया गया था। 2024 में गरीबी उन्मूलन की थीम रखी गई है सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार समाप्त करना, यह इसकी थीम रखी गई है। गरीबी जो है अगर पूछे कि इसको टारगेट अगर SDG नंबर में कितने पर किया गया है? तो जो SDG नंबर है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसमें गरीबी को अगर पूछे किस नंबर पर रखा गया है? तो पहले नंबर पर रखा गया। ठीक है, तो SDG नंबर 1 में अगर पूछे किसका उल्लेख किया गया है? तो नो पॉवर्टी यानी कि गरीबी को जो है समाप्त करना। ठीक है, ये पहले नंबर पर रखा गया है। और जो ये SDG नंबर है ये कब शुरू किया गया था? तो पूरे विश्व के लिए 2015 में SDG नंबर 1 से SDG शुरू किया गया था, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शुरू किया गया था। और इसके तहत जो है कुल 17 गोल निर्धारित किए गए थे। और इसकी शुरुआत करी गई थी 2015 से 2030
30 के बीच, ठीक है, 2015 से 2030 के बीच में कुल 17 गोल को प्राप्त करना है, जिसमें पहला स्थान किसका है कि पूरे विश्व से गरीबी को हटा देना। इसीलिए गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं कल क्या मनाया गया था, यानी परसों के दिन 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था, 16 अक्टूबर को। 3 समितियां हैं, इसको याद रखेंगे, सुरेश तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति और रंगराजन समिति। इन तीनों समितियों का अगर पूछे संबंध किससे है तो इन तीनों का संबंध है गरीबी उन्मूलन से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की जनजाति के पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बियर की किस्मों को जीआई टैग दिया गया था? तो ये जो खाद्य पदार्थ थे और बियर थी ये असम के थे, इन्हें भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। जीआई एक्ट भारत में कब आया था? 1999 में आया था और 2003 में जो है जीआई एक्ट की स्थापना करी जाती है। कब? 2003 में। अब बात करते हैं कि पहला जीआई टैग किसे दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और जीआई टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। और कौन प्रदान करता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? तो उग्रम एक असॉल्ट राइफल है जिसको डीआरडीओ ने लॉन्च किया था। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया है। तो इसकी टोटल दूरी अगर पूछे कितना है तो 21.8 किलोमीटर है, जो मुंबई से लेकर नवी मुंबई को कनेक्ट करता है। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ किया है? तो चेन्नई में किया है। सहयोग काइजिन किसके बीच होता है? जापान और भारत के बीच में होने वाला तटरक्षकों का अभ्यास है। पांचवा प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने कहाँ शेतकरी समृद्ध किसान स्पेशल ट्रेन प्रारंभ करी है? तो यह एक किसानों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। कहाँ से कहाँ तक? तो महाराष्ट्र से बिहार के बीच में यह ट्रेन चलाई गई है। किसके द्वारा? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एक ट्रेन है जिसका नाम है शेतकरी समृद्ध किसान स्पेशल ट्रेन, और इसे शुरू किया गया है रेल मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री अगर पूछे कौन है तो अश्विनी वैष्णव जी हैं। इन्होंने यह स्पेशल किसानों के लिए यह ट्रेन चलाई है। और यह कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करेगा? तो महाराष्ट्र को बिहार से कनेक्ट करने वाला है। महाराष्ट्र में देवलाली से और बिहार में दानापुर तक जो है यह ट्रेन चलने वाली है किसानों के लिए, इसे आप याद रखेंगे। और इन दोनों के बीच जो है 1515 किलोमीटर की दूरी तय होगी। किसके लिए चलाया जा रहा है? किसानों के लिए, यानी जो किसान अपने खेत से पैदावार करेंगे, जो भी इनका अनाज होगा, ये डायरेक्ट जो है अपनी सब्जियों को कहाँ पर लेके आ सकते हैं? महाराष्ट्र में ला के बेच सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार की यह भारत की पहली किसान ट्रेन है, नाम याद रखेंगे, अश्विनी वैष्णव जी ने शुरू किया है। हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह पटना में स्थापित किया गया था। हाल ही में यूएई ने किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो इन्फिंटनो साहब को किया है। और ये कौन है? तो ये फीफा के अध्यक्ष हैं। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर बिलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो मकर बिलक्कू फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहले नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया है? तो अयुत्या अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। छठा प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के अनुसार भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 51 नंबर के कौन बन गए हैं? तो ये बनेंगे संजीव खन्ना जी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अभी बात करते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो है अगर पूछे कि इसमें पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे? तो हीरा लाल जी कानिया थे, ठीक है। वहीं पूछे 50वें नंबर के कौन हैं? तो वर्तमान में DY चंद्रचूड़ साहब हैं और इनका कार्यकाल जो है 10 नवंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद भारत के जो 91वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के, ये बन जाएंगे संजीव खन्ना जी, क्योंकि DY चंद्रचूड़ जी के उत्तराधिकारी कौन बनने वाले हैं? संजीव खन्ना जी बनने वाले हैं। और इनका कार्यकाल नवंबर 2024 से लेकर मई 2025 तक चलने वाला है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, तो सबसे लंबा कार्यकाल था जस्टिस YV चंद्रचूड़। और ये अगर पूछे किसके पिता हैं तो DY चंद्रचूड़ साहब के ये पिता हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश अगर पूछे कौन बनाई गई थी तो फातिमा बीबी जी बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह बात अनुच्छेद 129 में कही गई है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करी जाती है? तो 124(1) के तहत करी जाती है। सुप्रीम कोर्ट अपना कार्यकाल अगर पूछे कब से शुरू किया था तो 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य स्टार्ट कर दिया था।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? तो यह योजना शुरू किया गया था झारखंड में जनजातियों के लिए, और इस योजना से जो है पूरे देश के लगभग 5 करोड़ जनजातीय इससे लाभान्वित होने वाले हैं। झारखंड के सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन जी हैं, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो संतोष गंगवार जी हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? तो संभव विकसित किया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो युगांडा में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति। 7वां प्रश्न है, हाल ही में HDFC ने कहाँ अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? तो सिंगापुर में किया है। अगर बात करते हैं HDFC बैंक, इसने अपनी पहली शाखा अगर पूछे कहाँ पे खोला है तो यह सिंगापुर में खोला है। याद रखना, सिंगापुर में जो भारतीय रहते हैं उनको होम लोन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो HDFC ने अपना पहला खाता कहाँ खोल दिया है? सिंगापुर में खोल दिया है। अभी जो है कुछ महीनों पहले लक्षद्वीप में भी शाखा खोलने वाला अगर पूछे पहला प्राइवेट बैंक कौन था? तो HDFC वो भी था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली बायोनिक आँख जिसका नाम है जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ विकसित किया गया था? तो यह ऑस्ट्रेलिया में विकसित किया गया था। स्टडी ऑफ आइज यानी कि आँखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफ्थेल्मोलॉजी कहलाता है। जो प्राकृतिक लेंस को क्या कहते हैं? जो हमारी आँखों में होता है, जो ईश्वर की देन होती है, तो उस लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है। लेकिन अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, तो इसे मायोपिया कहते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और इसके लिए डॉक्टर हमें अवतल लेंस की सलाह देता है। निकट वस्तु साफ ना दिखना, इसके लिए जो है हाइपरमेट्रो कहते हैं, और दूर की वस्तु हमें साफ नहीं दिखती है तो डॉक्टर हमें जो है उत्तल लेंस प्रोवाइड करते हैं यानी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में मवेशियों के त्यौहार कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कनुमा का आयोजन हुआ है तेलंगाना में। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां, हाल ही में 4 अमृत फार्मेसी खोलने हैं, तो हाल ही में 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कोयला कंपनी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। अमृत फार्मेसी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो है जो सस्ती दवाएं होती हैं और गुणवत्ता मूलक दवाएं उपलब्ध कराना, यानी कि जो फार्मेसी होती है इस पर जो है सस्ती और गुणवत्ता मूलक दवाएं उपलब्ध होती हैं, जिसे जेनेरिक दवाएं भी कहती हैं। ठीक है, तो ये दवाएं जो है इस पर जो है अगर ब्रांड लग जाता है, किसी कंपनी अपना ब्रांड लगा देती है, तो यही दवाएं महंगी हो जाती हैं। और जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं उस पर लेबल नहीं होता है, यानी कि किसी भी कंपनी का नहीं होता, वो सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, जिसपे जो अमृत फार्मेसी जो कि जेनेरिक दवाएँ पर मिलती है, मतलब कि जो जेनेरिक स्टोर होते हैं उसी पर ही उपलब्ध होती हैं। तो इससे जो है अभी जो है अमृत फार्मेसी, इस पर मैंने बता दिया कि सस्ती और गुणवत्ता मूलक दवाएं उपलब्ध होती हैं। और अभी जो है 4 अमृत फार्मेसी स्थापित किया गया है, किस कोल कंपनी के द्वारा? तो SEC के द्वारा, यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा जो है 4 फार्मेसी स्थापित की गई है। और यह कंपनी अगर पूछे किसकी सहायक कंपनी है, तो यह कोल इंडिया की सहायक कंपनी है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो दवाएं मिलने वाली है काफ़ी सस्ती मिलेंगी और गुणवत्ता मूलक दवाएं होंगी। ठीक है, तो किसने 4 फार्मेसी खोली है? तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने खोली है, जो कि कोल इंडिया की सहायक कंपनी है। अगर बात करते हैं कि भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहाँ पे खोला गया है, तो पोर्ट लुइस में खोला गया है, जो कि मॉरिशस की राजधानी में ओपन हुआ है। हाल ही में 8200 साल पुराना दुनिया का सबसे पुराना आई लाइनर कहाँ खोजा गया है? तो तुर्की में खोजा गया है। एशिया माइनर का पठार या अनातोलिया का पठार पूछे कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थित है। वानगोलू झील जो कि विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है, कहाँ स्थित है? तो ये भी तुर्की में स्थित है। हाल में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किसके साथ प्रारंभ किया है? तो इंडिया और मिस्र के बीच में होने वाला यह दूसरा संयुक्त अभ्यास है। हाल ही में वर्ष 2025 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई थी? तो कर्पूरी ठाकुर जी को, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव जी को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे बड़ा दशई उत्सव का संबंध किससे है? तो यह फेस्टिवल मनाया गया है नेपाल में। तो यह नेपाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इसकी व्याख्या देखें तो बड़ा दशई उत्सव
यह कहाँ मनाया जाता है? तो नेपाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इसका आयोजन नेपाल की राजधानी काठमांडू घाटी में इसका आयोजन किया गया है और यह फेस्टिवल 15 डेज के लिए आयोजित किया गया है। वहीं बात करते हैं नेपाल की राजधानी का क्या नाम है? काठमांडू है। लेकिन नेपाल की पर्यटन राजधानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी एक पेपर देने गया था बिहार का, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो नेपाल की पर्यटन राजधानी क्या है? पोखरा है। नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको बता दें इस प्रकार से, यहाँ पे हो जाता है नेपाल। ठीक है, ऊपर यहाँ से हो जाएगा उत्तराखंड, फिर इसके बाद नेपाल हो, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार हो जाएगा, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम हो जाएगा। तो 5 राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आलिया भट्ट हैं। टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन हैं? तो रोहन बोपन्ना जी हैं। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? तो केरल ने किया है। किसी को पेन होता है तो वो तुरंत क्या करता है? एंटीबायोटिक यानी पेन किलर ले लेता है। तो इससे जो है फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा शरीर को हार्मफुल होने वाला है, तो इसकी वजह से ऑपरेशन अमृत केरल सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है हिमाचल प्रदेश में। फ्लाइंग फेस्टिवल, इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में किया जाता है और यह 16 अक्टूबर से शुरू हो गया है और यह 4 दिवसीय फेस्टिवल है। और इस फेस्टिवल का आयोजन शिव प्रताप शुक्ला जी ने किया है, जो कि गवर्नर है कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। और यहाँ के सीएम कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, ये आपको याद रखना है। हाल ही में चर्चा में रही रिंग ऑफ फायर की घटना का संबंध किससे है? तो रिंग ऑफ फायर की घटना देखी जाती है सूर्य में। सूर्य ग्रहण जो है अगर पूछे किस दिन लगता है तो अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन लगता है। हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो कैमरून ने किया है। हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? तो DRDO से है। हाल ही में 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स किसने जारी किया है? तो NGO प्रथम ने जारी किया है। वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो 2024 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना है? तो क्रूट्रिम बना है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने सभी क्वेश्चनों को 20 से 22 मिनट में समाप्त कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।